लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं। फिर हमने बात करी थी नेट एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन की, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि म्युनिसिपल टैक्स को हम लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स के कई नाम हो सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स। ठीक है, इनमें से कोई भी टैक्स का नाम हो हम उसको लेस कर देंगे। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि इसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब इसका पेमेंट हो जाए और पेमेंट ओनर ने किया हो। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और पेमेंट ओनर ने नहीं किया है, टेनेंट ने किया है, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको बताया गया था कि अगर हमने पास्ट ईयर के बहुत सारे टैक्सेस पे किए हैं तो वो सारे पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, पर हमने अगर एडवांस टैक्स पे किया है, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स, तो वो अलाउेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक लेवी नहीं हुआ है। एक बार बता दीजिए, क्या एनएवी निकालने तक किसी की कोई प्रॉब्लम है? एनएवी निकालने तक किसी की कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज और सुन लो, कई बार ये म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दे रखा होगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा होगा म्युनिसिपल टैक्स 5%। तो अगर परसेंटेज दे रखा है तो ये किसका होता है? म्युनिसिपल वैल्यू का। ये बात ध्यान रख लेना, अगर परसेंटेज में दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स तो वो हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का ही होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे, क्या ये नेट एनुअल वैल्यू हमारी इनकम आ गई? बोलो फटाफट रिप्लाई करो, क्या ये नेट एनुअल वैल्यू हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गई? ये सुनो, हाँ अक्षिता कह रहे हाँ, और बोलिए। ओके, और ओके ठीक है। क्या हमने घर से रिलेटेड सारे खर्चे कम कर दिए? मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कमाने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस कम करने होते हैं, क्या हमने वो कम कर दिए? ठीक है, बताइए, क्या हमने घर की रिपेयर का खर्चा कम किया? क्या रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है घर में? क्या घर का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है? क्या घर का फायर इंश्योरेंस, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस करवाना पड़ता है? ये फायर इंश्योरेंस ये जो है ना, ये वाला। ठीक है, क्या घर में और कोई चार्जेस लगते हैं? वाटर चार्जेस, पानी का बिल? क्या ये सारे खर्चे कम कर दिए हमने? क्या भाई ये सारे खर्चे कम कर दिए क्या हमने? नहीं करें तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने इनकम निकाल ली है? अभी तो आप कह रहे थे हाँ सर सारे खर्चे कम कर दिए तो इनकम आ गई। बोलो बेटा, अभी सभी का आंसर था, विष्णु का भी था, जया का भी था, अक्षिता का भी था कि हाँ सर सारे खर्चे हमने कम कर दिए हैं, ये इनकम आ गई है। बताओ कहाँ किए खर्चे कम? बोलो भाई जल्दी बोलो। नहीं किए, और बाकी लोग? क्या ये हमारी इनकम है, मैं ये पूछ रहा था। डिडक्शन होना बाकी है नहीं, तो पहले आप कह रहे थे ये इनकम है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड सोच समझ के आंसर करें। एग्जाम में बेटा इसी गलती की वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि हम जल्दी भगते हैं ना, सोचते नहीं है बस। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा इसको
ध्यान रखें, ठीक है। अभी तक तो हमने घर की वैल्यू निकाली कि हम इससे कितना कमा सकते हैं, ये वाली वैल्यू। सुनो ध्यान से एक बार, हमने ये वैल्यू निकाली कि हम हमारे घर से कितना कमा सकते हैं, घर की कमाने की कैपेसिटी कितनी है। जितना हम कमा पाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो फाइनली नेट हम कितना कमा पाएंगे, कितना हमें अमाउंट मिल जाएगा। फिर आई बात कि इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट तो खर्चे का चला जाएगा, इसलिए बोला गया डिडक्शंस, ठीक है। अंडर सेक्शन 24 में डिडक्शंस दी गई। अब वहां पे भी एक बात ध्यान से समझो आप, मान लो, अब देखो बहुत एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना बेटा, ज्यादा एग्जाम्पल देना मतलब भी यही है कि आपके हर चीज में क्लियर करना चाहता हूँ, बट आप भी उसको समझ के आंसर करें, ठीक है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और मेरी घर की एनएवी 3,60,000 रुपए है, ओके। अब मुझे बोला गया कि आप इसमें से अपने खर्चे कम कर लो। मैंने कहा ठीक है, बताओ मैं यहाँ पे कितने खर्चे लेस करूं, बताइए मैं अपने यहाँ पे कितने खर्चे लेस करूं आपके हिसाब से। कोई आइडिया है कि मैं कितने खर्चे लेस करूं? कोई आइडिया है भाई? हाँ या ना तो जवाब तो दे दो बेटा। अक्षिता कह रहा नहीं पता, बाकी और कोई? बेटा जवाब देते रहो। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? नींद खुली नहीं सर्दी में? बताओ भाई, ठंड में नींद नहीं खुली क्या? फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक एक दो दो मिनट वेट करना पड़ता है बेटा रिप्लाई के लिए, थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 3,60,000 का ही खर्चा लिख दूं, कोई दिक्कत आपको? अगर मैं कहूँ मेरी एनएवी 3,60,000 है, खर्चा भी 3,60,000 का है, कोई दिक्कत नहीं? तो इनकम मेरी नील है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर मुझसे कहेगा कि सर ऐसे कैसे, आपकी एनएवी 360, आपका खर्चा भी इतना ही है। मैंने कहा हाँ सब है। बोलते नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने खर्चा झूठा लिखा है। क्या हो सकता है मैंने खर्चा झूठा लिखा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने खर्चा झूठा लिखा हो टैक्स बचाने के लिए? यस डेफिनेटली हो सकता है, पर मैंने कहा सब प्रूव करो। आईटीओ कहता है, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है मुझसे कि भैया बिल ला के दो सर, इन 3,60,000 की बिल दो। मैंने कहा सब किसका बिल लाऊं? सफाई करने वाला कोई बिल नहीं देता, ठीक है। वॉशरूम में जो सामान लगता है सफाई के लिए उसका कोई बिल नहीं आता, जो और जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं उनका कोई बिल नहीं होता, ठीक है। काम करने वाला जो आता है वो बिल नहीं देता। तो ये सब लोग तो बिल देते ही नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं बिल? मतलब घर के मेंटेनेंस में, घर के रख रखाव में ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जिनका कोई बिल नहीं होता, ठीक है। मैं कहता हूँ सब बताओ कहाँ से लाऊं बिल? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए ये इजी है कि वो मेरे इस एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर ले या फिर इसको फॉल्स साबित कर दे? वो बताओ, क्या उस इजी है वो मेरे खर्चे को फॉल्स साबित कर दें कि हाँ भैया आपने झूठा खर्चा लिखा है? नहीं, ये इजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया कि भाई इतनी बहस कौन करेगा? सोचो, एक आदमी से एक इनकम टैक्स ऑफिसर इतनी बहस कर रहा है कि तुमने खर्चे झूठे लिखे हैं, प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अब करोड़ों लोग अपने इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं और उसमें एचपी की इनकम लिखते हैं, क्या सबसे बहस करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर? नहीं। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, अब सुनो ध्यान से वो सॉल्यूशन क्या है। इन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, हमें पता है कि आप झूठे खर्चे लिखोगे ऐसे, तो हम खर्चों की डिडक्शन ही नहीं देते आपको, इन सारे खर्चों की हम डिडक्शन ही नहीं देंगे आपको,
हम आपको एक डिडक्शन देते हैं जिसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या रखा गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और उस कितनी 30% ऑफ एनएवी, आपकी जितनी एनएवी है उसका 30% आप खर्चा मान सकते हैं। दैट मीन्स जिसकी एनएवी कम है उसका खर्चा कम है, जिसकी एनएवी ज्यादा है उसका खर्चा ज्यादा है। हमने फिक्स कर दिया कि हम आपको फिक्स छूट देंगे 30% की। अब चाहे वाकई में खर्चा आपका कम हुआ हो और चाहे वाकई में खर्चा आपका ज्यादा हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, क्या ऐसा रूल बनाने से डिपार्टमेंट का काम कम हो गया? अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है खर्चे को? बताइए। क्या अब उसे खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, अब उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उनके हिसाब से चल रहा है ना सिस्टम। तो किसी भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, उन सब की जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ एनएवी। ओके, ठीक है। दूसरी बात, एक एक्सपेंसेस ऐसा है जिसमें ना तो आप कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ना तो आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं और ना ही वो सबका मतलब हर मकान मालिक का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या? ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से आपने जो लोन लिया उसके इंटरेस्ट में आप गड़बड़ कर सकते हो कि कम दिया ज्यादा दिखा दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका तो सर्टिफिकेट आएगा, बैंक स्टेटमेंट आएगा, उसमें तो आप कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन हर मकान मालिक के लिए होगा? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन हर मकान मालिक के लिए लगता है? नहीं लगता। जिसका खुद का मकान है उस पर नहीं लगता, जिसने लोन नहीं ले रखा उस पर नहीं लगता, ठीक है, जिसका पुश्तैनी मकान है उस पर नहीं लगता, या किसी ने लोन कम ले रखा है, किसी ने लोन ज्यादा ले रखा है, तो इस एक्सपेंसेस को यहाँ पे डालना गलत हो जाता। क्योंकि अगर इसको यहाँ पे डाल देते तो जिन्होंने लोन लिया है उनके नुकसान हो जाता, जिन्होंने नहीं लिया उनके फायदा हो जाता। इसलिए इस एक्सपेंसेस को अलग ही रखा गया है। ओके, तो इसकी अलग से डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो बाकी सारे खर्चे इस 30% में और इंटरेस्ट का खर्चा अलग से। बताओ, क्या अब हमने सारे खर्चे लेस कर दिए? लो जी, ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पूरा फॉर्मेट यहां तक है, बस बोल दो एक बार, यहां तक क्लियर है? ठीक है। जब आपको कोई चीज पूरी कॉन्टिन्यूस याद ना हो ना, तो आप उसको क्या याद करें? सुनो ध्यान से। जीएवी तक पहुंचना आता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जीएवी तक पहुंचना आता है, जीएवी तक पहुंच जाएंगे आप। जीएवी के बाद एनएवी पहुंचने के लिए क्या करना है? म्युनिसिपल टैक्स कम करना है। और एनएवी पे पहुंचने के बाद इनकम पे पहुंचने के लिए क्या करना है? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। लो जी, तो ऐसे पार्ट्स में याद कर लो। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन देख के ये मत घबराओ, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं रियल फैक्ट, क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ये सोचते हैं अरे इसका इंटरेस्ट कितना होगा। मत सोचो, यहां तक पहुंचने के लिए तो नहीं सोचना ना आपको इंटरेस्ट। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यहाँ तक पहुंचने के लिए तो इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है ना आपको। तो पहले यहाँ तक तो पहुंचो, क्योंकि यहाँ तक भी पहुंच गए तो 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे आपके। समझ गए? पहले यहाँ तक पहुंचो, फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना। चलिए अब चलते हैं आगे। मैंने आपको म्युनिसिपल टैक्स समझा दिया, मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी समझा दी कि सब एक्सपेंसेस के लिए होता है, इसके अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, आप क्या बोल रही अब लास्ट बचता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी बात और सुनो ध्यान से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी रिडक्शन देना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना इस चैप्टर के 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट वाला और एक ही इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी क्या है। ठीक है, लोन हम कई तरीके के ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाएंगे ना इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप एग्जाम में गलती करेंगे।
तो इसको डिटेल में समझना जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, आपने लोन लिया, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, बोलो अलाउड है या नहीं है? इसका इंटरेस्ट जो लगेगा क्या वो हम लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लोन ऑन कंस्ट्रक्शन लोन नहीं है ना? बोलिए भाई। लोन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज हमने सकते। लिया है, तो क्या इसका इंटरेस्ट हम कम कर सकते हैं हमारे वहां पे? अरे प्रशांत, एग्जाम्प्ट दीपक, है कि नहीं? मेरा नाम आने वाला है, जल्दी बोलो। बने बनाए पे एग्जाम हमने लोन लिया है घर बनाने के लिए या घर परचेज करने के लिए, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा क्या हम उसको वहां पे लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और बाकी लोग? ओके, और विष्णु माइक ऑन करो। विष्णु माइक ऑन करो बेटा। माइक ऑन करेंगे? हाँ बेटा बोलो, क्यों नहीं कर सकते अपन इसके इंटरेस्ट को कम? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, 1 मिनट रुको। एक सेकंड रुकना, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, बोलना एक बार। हेलो। हाँ विष्णु अब बोलो। तुम बोलो। हेलो। हाँ विष्णु बोलो। क्यों? हेलो। आपको अभी लाइब्रेरी में हूँ, तो बेटा ऐसे तो कैसे क्लास चलेगी? तो तुम लाइब्रेरी में क्लास क्यों लेते हो? तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि लाइब्रेरी में हूँ मैं जवाब नहीं दे सकता। ये तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज हो गया। ऐसे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब निकलेगा? चलो ठीक है, जया। यस सर। हाँ बेटा, ये क्यों लेस नहीं करेंगे अपन इसका इंटरेस्ट? सर जो लोन फॉर कंस्ट्रक्शन होता है उस पे तो लोन का कोई एजम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर अपन कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पे लोन का एजम्पशन मतलब लोन ऑफ इंटरेस्ट का अपन को एजम्पशन मिलता है। नहीं तो कंस्ट्रक्शन में और अब परचेज में अभी आपने कहा नो। सर परचेज मैंने बाद में देखा, लोन अच्छा फॉर ठीक है। अगर अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नहीं मिलता है और परचेज में मिल जाता है। अच्छा, क्यों भाई कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं? मान लो मुझे मेरा घर बनाना है, तो क्या मेरा पैसा नहीं लग रहा घर में? मैंने लोन लेके घर बनाया, तो क्या पैसा नहीं लग रहा? क्या फर्क है परचेज में और सर कंस्ट्रक्शन में? सर एक परचेज में ये होता है कि अपन जो घर खरीद रहे हैं वो बना बनाया खरीद रहे हैं, और ओके कंस्ट्रक्शन में तो अपन को बनवाना पड़ता है। ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? लोन के नेचर पे क्या फर्क पड़ा? क्या दिक्कत है उसमें? क्या वो लोन घर के लिए नहीं है, चाहे बनाने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो?
नहीं सर, इक्वल तो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे अपन कोई हाउस परचेज कर रहे हैं तो अपन उसका प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से अपन को लोन मिलता है। ठीक है, ठीक है। उसके लिए एजम्पशन मिल जाती है। बट कंस्ट्रक्शन में अगर कंस्ट्रक्शन लोन अपन लेते हैं तो उसके लिए अपन कोई बिल्स वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इसलिए शायद एजम्पशन नहीं मिलती है। अब शायद बोलने लग गए तुम। पहली बात तो ऐसा नहीं सर, होता है, कंस्ट्रक्शन पे भी लोन मिलता है और कंस्ट्रक्शन पे लोन, लोन के भी डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन लोन के भी डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इस बेस आप शायद के बेस पे आंसर ये ऐसे अपनी एजम्पशन ना बनाए कि ऐसे लोन नहीं मिलता है बेटा, है ना। चलो ठीक है सर, ठीक। और देखते हैं दीपक। दीपक बोलो चलो, क्योंकि आप बोले भी ना आप समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप मैसेज में तो क्या होता है एक दूसरे की कॉपी कर देते हैं, कोई हाँ ना हाँ, सब नो बोल रहे हैं तो बाकी पांचवा भी नो बोल देगा। सर वही लिखा गया, नो लिखा गया था सर, सब लिख रहे थे, इसलिए आप बता दो सर अभी। ऐसे थोड़ी लॉजिक होता है, तो सब सब नो लिख लेते, सब कुएं में कूद जाएंगे, तुम भी पीछे कूद जाओगे ऐसा। बता दो सर आप। चलो चैनिका, अरे एक रुक, पहले सबसे तो पूछने दें जल्दी, क्या मैं तो बताऊंगा ही, मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ चैनिका, चैनिका सर पता नहीं, तो फिर नो क्यों लिखा? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था। तो इसलिए नो लिख दिया। सर नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज, अच्छा, इसलिए क्लास भी नहीं ज्वाइन हो पाई थी। तो यस लिखने में भी नेट थोड़ी दिक्कत हो रहा था। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया था। चलो ठीक है, देखो भाई, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मुझे पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम है, पर बेटा एक बात ध्यान रखो, चीज़ों को कंसंट्रेट करो और आंसर करो। ठीक है, कोई कह रहा है मैं लाइब्रेरी में हूँ मैं आंसर नहीं कर सकता, कोई कह रहा है मेरा नेट नहीं चल रहा था। एक बार लिटरली आप सोचो कि क्या बेटा ऐसे पढ़ाई करना अपना ठीक रहेगा क्या, थोड़ा सा इसको आप सोचें आप। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, हम बोल रहे हैं कि घर पे जो खर्चा हुआ, घर पे जो इंटरेस्ट लगा, हम ये बात कर रहे हैं, तो भैया ये इंटरेस्ट तो चाहे बनाने में लगे और चाहे खरीदने में लगे, हमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो फंड कहाँ लग रहा है? घर पे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो चाहे लोन आप कंस्ट्रक्शन के लिए लें और चाहे लोन आप परचेज के लिए लें, दोनों ही लोन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? घर में हो रहा है, तो दोनों का ही इंटरेस्ट जो होगा वो आपको अलाउड हो जाएगा। समझ गए? दूसरा ये, लोन फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन। क्या किया हमने कि हमारा एक लोन चल रहा था, ठीक है, और इस लोन जहां से हमने ले रखा था ना ये वाला लोन, वो हमें चुकाने की जल्दी, बैंक वालों का टाइम पूरा हो गया, उन्होंने कहा साहब ये लोन हमें पे करो। तो हमने क्या किया, एक दूसरा लोन उठाया और उस लोन से ये पुराना लोन रीपे कर दिया। तो सवाल ये है कि ये जो नया वाला लोन है, ये जो नया वाला लोन है, क्या इसका इंटरेस्ट हमें अलाउड होगा? क्या इसका हमें इंटरेस्ट अलाउड होगा? तो हम कहेंगे यस, इसका इंटरेस्ट भी हमें अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि इसने पुराने लोन की जगह ले ली है, वो खत्म हो गया, ये नया क्रिएट हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अक्षिता, अक्षिता ने जवाब नहीं दिया आज। अक्षिता है क्या क्लास में? चलिए, जवाब नहीं दे रहे बेटा आप। नेक्स्ट कह रहे हैं लोन फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब, कई बार आपने देखा है कि इंटरेस्ट चढ़ जाता है बहुत सारा, हुआ हम नहीं दे पाए, फिर और इंटरेस्ट लगा हम नहीं दे पाए, फिर और इंटरेस्ट लगा हम नहीं दे पाए, ऐसे बहुत सारा इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया। ठीक है, लास्ट में हमने क्या कहा कि भाई मेरे पास इतना पैसा देने को नहीं है, एक काम करो इस इंटरेस्ट को भी आप लोन में कन्वर्ट कर दो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ वो तो बात करेंगे बेटा, अलाउड नहीं अलाउड, पहले ये बताइए
कि बहुत सारा इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साहब इसको भी लोन में कन्वर्ट कर दो, हम इसको भी किस्तों में पे कर देंगे? बोलो भाई, हाँ या ना? हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। बैंक को हम कह रहे हैं कि साहब एक बार एक साथ मैं नहीं दे पाऊंगा अमाउंट, तो आप इसको भी कन्वर्ट कर दो ईएमआई में, मैं आपको दे दूंगा। अब जैसे ही इसको लोन में कन्वर्ट करेंगे, क्या इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा? जैसे ही इस एलिमेंट को हम लोन में कन्वर्ट करेंगे, इस पे भी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। यस। तो ये इंटरेस्ट अलाउड होगा या नहीं होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये अलाउड नहीं है। रीजन समझो क्यों अलाउड नहीं है। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। बोलो, क्या ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है? ब्याज पे ब्याज है। क्या आपने लोन लिया, उसका ब्याज था, ब्याज इकट्ठा हो गया, आपने उसको लोन में कन्वर्ट कर लिया, फिर उस पे ब्याज लग रहा है, तो ब्याज पे ब्याज अलाउड नहीं है। आई बात समझ में? तो बेटा जो चीज अलाउड है या नहीं अलाउड है, उनके लॉजिक याद करने हैं आपको, इसलिए मैं आपको विथ लॉजिक बता रहा हूँ। वरना मैं आपको फटाफट लिख देता हूँ कि 8 आइटम है, इनमें से ये अलाउड है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। पर क्यों नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो बहुत सी चीजें, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको पता है, आपको याद है, पर आप उसका मीनिंग नहीं पता। ठीक है, अच्छा आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि हाँ भाई उसका और मेरा तो 36 का आंकड़ा है? ये वाली कहावत सुनी है कि उसका और मेरा तो 36 का आंकड़ा है? ये सुना है? क्या मतलब होता है इसका, क्यों बोलते हैं ऐसे? तो बता सकते हैं? कोई भी अगर बता सकता है तो माइक ऑन करके बता दो कि मेरा उसका तो 36 का आंकड़ा है, ऐसा इसका मतलब क्या और ये क्यों बोलते हैं? वो पेमेंट मांग रहा होगा। पेमेंट मांग रहा होता है। अच्छा, और बोलो, और सर कोई? जैसे मैं के साथ बनती नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ। किसी के साथ बनती नहीं है तो हम कहते हैं कि हमारा तो भाई 36 का आंकड़ा है। ठीक है, सही है। और कोई? अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी मीनिंग, कि जो आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है, समझा है, इसका मीनिंग। ये बना क्यों पता है आपको? सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। आपने कभी ये जो अपन लिख रहे हैं ना 1 2 3, बताओ ये हिंदी है या इंग्लिश है? ये जो 1 2 3 हम लिख रहे हैं, हिंदी है या इंग्लिश है? चलो ये बताओ, जो मैंने लिखा ना नंबर 1 2 3 4, ये हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश में। तो हिंदी में कैसे लिखते हैं नंबर, पता है किसी को? हिंदी में नंबर लिखना पता है किसी को? ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1, आते ही नहीं है सर लिखना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और 0 ऐसे लिखते हैं। अब इसमें ध्यान से आप समझना, 36 मुझे लिखना है, ये 3 और ये 6। देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, पर एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हैं। ये इसकी तरफ नहीं देख रहा, उसकी तरफ नहीं देख रहा। देख रहे हो एक बार? बोलो, देख रहे हैं? दोनों की शेप देख रहे हैं आप? जस्ट अपोजिट। ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये लो। क्या दोनों की शेप जस्ट अपोजिट है? तो इसलिए कहते हैं 36 का आंकड़ा, क्योंकि दोनों जस्ट अपोजिट है, 3 और 6। कि मैं अगर ईस्ट हूं तो सामने वाला वेस्ट है, इसलिए हम दोनों की नहीं बनती है। आई बात समझ में? अब ये सबको पता था इसका मीनिंग ऑलमोस्ट, पर क्यों ये बना हुआ ये नहीं पता था। और अगर ये पता चल गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसको।
समझे? तो इसलिए बेटा लॉजिक जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फटाफट देखो। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर, बोलो अलाउड या नहीं है? लेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर, बोलिए भाई बोलिए, सोच लीजिए आराम से फटाफट। अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। नेक्स्ट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए पैसे नहीं थे तो हमने लोन लेके चुका दिया, बोलिए चलेगा नहीं चलेगा? म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, 8-10 साल का बाकी था, हमने लोन लेके चुका दिया, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा उस लोन पे, क्या वो लेस होगा या नहीं होगा? तो सुनिए नॉट अलाउड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस के लिए है, ये एक्सपेंसेस के लिए है, घर के लिए लोन नहीं है। ओके ठीक है। नेक्स्ट नो, लोन ऑन हाउस used in business, ऐसा मत लिखो, लोन टेकन ऑन हाउस आपने घर पे लोन उठाया आपने घर पे लोन उठाया और उसको बिजनेस में काम में ले लिया पैसे को, बताओ क्या वो इंटरेस्ट कम होगा? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते टाइम पे उस इनकम लोन को कम करेंगे क्या हम? आपने घर बनाने के लिए लोन लिया और उस लोन के पैसे को बिजनेस में काम में ले लिया आपने, बोलो नॉट अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। टीडीएस नाम सुना होगा आपने, हो सकता है काफी लोगों को मतलब नहीं पता हो, पर नाम सुना होगा आपने। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। अगर हम कोई पेमेंट करते हैं बिना टीडीएस काटे तो वो एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा? डिस अलाउड। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है, टीडीएस को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बता दीजिए ये सारे पॉइंट क्लियर है क्या? ये सारे पॉइंट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक घर हमने बनाया, उसके लिए पहले हमने एक लोन लिया, फिर उस लोन को चुकाने के लिए हमने नया लोन लिया, ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया था वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था तो उसके लिए हमने एक और लोन ले लिया, फिर हमसे बहुत ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करना था तो उसको चुकाने के लिए हमने एक नया लोन ले लिया। तो इतना सारा कहते हैं आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं कौन सा लोन अलाउड है या नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं कि घर बनाने के लिए लोन लो अलाउड है, घर रिपेयर कराने के लिए लो अलाउड है, पुराने लोन को चुकाने के लिए लो अलाउड है, पुराने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए अलाउड नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स के लिए भी अलाउड नहीं है, फंड अगर दूसरी जगह यूटिलाइज किया है तो भी नहीं है, और बिना टीडीएस काटे पेमेंट किया है तो भी नहीं है। बोलिए स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। ओके देखो एक बात हमेशा याद रखना प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि डिडक्शन कहाँ मिलती है। देखो तुम्हारे पास दो घर है, ठीक है, रिया के पास दो घर है ए एंड बी। ए पुराना घर है और बी नया घर है, ये बन रहा है,
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ए को मॉर्गेज रख दिया और इस पे लोन उठा के इस घर को बना लिया। ध्यान से सुनना, ए घर को मॉर्गेज रखा, लोन उठाया और उठा के बी घर बना लिया। सवाल ये है कि इस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम कौन से घर में से लेस करेंगे, ए में से या बी में से? कौन से घर की इनकम निकालते टाइम पे हम उस लोन को लेस करेंगे? बताइए, ए घर या बी घर? नवीन कह रहे हैं बी, जया कह रहे हैं ए, चैनिका कह रहे हैं ए, और बोलो। बोलो बोलो भाई। और प्रशांत, प्रशांत कहाँ है? चलिए, नवीन, दीपक, विष्णु, अक्षिता, वेरी गुड। बी में से छूट मिलेगी। वाई? बेटा फंड कहाँ यूटिलाइज हुआ, फंड कहाँ यूटिलाइज हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंड कहाँ यूज हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको चेंज कर देता हूँ और मैं अब ये लिख देता हूँ, वही सेम चीज है। मैं यहाँ लिखता हूँ ज्वेलरी को मॉर्गेज रखा, पैसा उठाया और घर बनाया। अब बता दो, अब कौन से घर पे मिलेगा? सेम चीज है, मैंने एसेट चेंज कर दी है, यहाँ पे हाउस की जगह ज्वेलरी कर दी है। अब बताओ कौन से घर में से छूट मिलेगी? बी बता रहे हैं सभी। ठीक है, ज्वेलरी की जगह मैं वापस होम हाउस कर दूं कि हाउस को मॉर्गेज किया और नया घर बनाया। अब कहाँ मिलेगी? तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे क्या असेट है? बताओ, क्या यहाँ पे किस असेट से हम ले रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रॉपर्टी ये क्यों है, दोनों नहीं है क्या? बी प्रॉपर्टी नहीं है क्या? बी भी तो प्रॉपर्टी है। ये पुराना घर है या नया घर है? रीजन ये है कि फंड कहाँ यूज हुआ, लेकिन लोन उस पर लिया है। हाँ उस पे लिया है, पर यूज थोड़ी उस पे हुआ है, यूज थोड़ी ना उस पे हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक केस पढ़ा था, याद करो, कि हमने हाउस पे लोन लिया और उस लोन को बिजनेस में काम में लिया। बताओ ऐसा पढ़ा था क्या अभी 1 मिनट पहले? तो क्या उसको अलाउ किया था हमने? क्या उसको अलाउ किया था? नहीं। क्यों भाई? अब बताओ उसका रीजन क्या है? आपको वहां पे डाउट क्यों नहीं हुआ कि सर लोन तो घर पे लिया है? वहां पे भी तो लोन घर पे था, वहां पे भी तो लोन घर पे था ना। तो फिर वहां पे डाउट क्यों नहीं हुआ? तो बेटा रीजन ये नहीं, अब उसकी भी छूट घर पे नहीं मिलेगी, इसकी छूट जब हम बिजनेस इनकम निकाल रहे होंगे ना वहां मिलेगी, बीओपी में। तो मेन थिंग ये है कि फंड जहां यूज होता है, दोबारा सुन लो, फंड जहां पे यूटिलाइज होता है ना वहां पे डिडक्शन मिलती है, क्योंकि पैसा काम कहाँ आया। समझ रहे बात को? आप ये समझिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। आप सीएमए बन गए, ठीक है, सीएमए बनने के बाद आपने मान लीजिए मुझसे कहा कि सर मुझे कुछ काम स्टार्ट करना है, मुझे कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ले लो। आपने मुझसे 10 लाख रुपए बोरो किए। इस 10 लाख रुपए में से आपने एक तो बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, ठीक है। 6 लाख रुपए इसमें लगाए, 3 लाख रुपए इसमें लगाए, 1 लाख रुपए इसमें लगाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस पे इंटरेस्ट लगा साल का 1,20,000 रुपए। मैंने तुमसे इंटरेस्ट लिया 1,20,000 रुपए। तो बताओ ये 1,20,000 रुपए कौन से खर्चे में से कम, कौन सी इनकम में से कम करोगे तुम? 1,20,000 का मैंने जो तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करा है वो कौन से इनकम में से कम करोगे तुम? आप कह रहे हैं बिजनेस, और कोई जवाब देना चाहता है? नवीन कह रहे हैं तीनों में से, दीपक कह रहे हैं तीनों में से, और कोई?
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा, तीनों में से होगा ना। अगेन जया बेटा आप मिस कर रहे हैं थोड़ा सा। क्यों एक में से, क्यों वाई? बिजनेस में से क्यों? बिजनेस में क्या बिगाड़ा हमारा? हमने पैसा 6 लाख यहाँ यूज किया तो प्रोपोर्शनेटली 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट जितना बनता है वो यहाँ कर दो। 3 लाख रुपए शेयर में यूज किए तो 3 लाख का इंटरेस्ट जितना बनता है वो यहाँ कर दो, ठीक है। और 1 लाख यहाँ किए तो 1 लाख का जो बनता है वो यहाँ कर दो, ठीक है। निकाल लेना प्रोपोर्शन, मैंने तो ऐसे ही कर दिया है। तो प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं करेंगे हम? बोलो भाई, प्रोपोर्शनेट अलाउ क्यों ना करें हम? 72,000, 36,000, 12,000, क्योंकि 6 लाख का फंड यहाँ काम आया तो उसका खर्चा यहाँ पे, 3 लाख का फंड यहाँ काम आया तो उसका खर्चा यहाँ पे, और 1 लाख का फंड यहाँ काम आया तो उसका खर्चा यहाँ पे। बोलो, आगे बात समझ में? तो अगेन आप बेटा ऐसा कोई रूल ना बनाए जो कि रिजिड हो जाए कि भाई इसी में से करना है या इसी में से करना नहीं। लॉजिकली देखो, जहां फंड यूज आए, आप एक बात हमेशा याद रखो, फंड की कॉस्ट लग रही है, हमारी कॉस्ट किसी चीज की नहीं है, हमारी कॉस्ट किसकी है? फंड की। अच्छा, ये 10 लाख रुपए मैंने तुम्हें ऐसे नहीं दिए, तुमने कहा, मैंने कहा कि भैया मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तुमने कहा सर सिक्योरिटी तो मैं क्या दूं, चलो मेरा घर मॉर्गेज रख लो। मैंने तुम्हारा घर मॉर्गेज रख लिया और तुमको 10 लाख दे दिए। अब बताओ, मैंने तुम्हारा घर गिरवी रख लिया और तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए, अब ये 1,20,000 की छूट कहाँ मिलेगी? अभी भी तीनों में से मिलेगी, क्योंकि वहां पे रीजन कैसे लोन मिला वो मैटर नहीं करता, लोन काम कहाँ आया ये मैटर करता है। बोलिए भाई, क्लियर है ये बात? डन। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा माइंड सेट मत बना लेना। रूल पढ़ो, रूल याद करो, अच्छी बात है। अब फाइनली बता दीजिए मुझे, इंटरेस्ट पे किसी को कोई डाउट फिलहाल तक? अभी तो आगे मेन मुद्दा तो बाकी है, बट यहां तक जितना पढ़ा लॉजिकली, सिर्फ रट्टा नहीं, लॉजिकली बात समझ में आ गई कि कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा लोन हमें कम करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आप कौन सी स्टडी प्रेफर करते हैं? जो टाइम चाहे लग जाए पर बात समझ में आ जाते हैं वो, या फिर कि सर फटाफट कोर्स करा दो, समझ तो हम बाद में लेंगे? बोलो भाई। ओके, समझना जरूरी है, सभी का आंसर यही है। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा इनकम टैक्स में, क्या लग रहा है आपको? मुझे फीडबैक चाहिए आज, चलो फीडबैक देखते हैं। अभी तक जितना पढ़ा उसमें कितना क्या है स्टेटस आपका? आपको कितना आता है? बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी और एचपी चल रहा है, बोलो कितना आता है आपको? अरे मैं तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा बेटा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कितना आपकी समझ में आ गया। अच्छा, ओके। और भाई बाकी लोग आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आए तो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल दो भाई, फटाफट बता दो।
चलो अभी देखते हैं कितना समझ आता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ऐसे में पटने वाला नहीं हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 विजिबल है क्या आपको? तो क्वेश्चन देख लेना एक बार। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अब दिख रहा होगा। अभी ओके? बोलो भाई, दिख रहा है क्या? विजिबल है आपको? हाँ जी, हाँ या ना, मुझे तो बताओ। क्वेश्चन विजिबल है आपको? दिख रहे हैं? ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये पुरानी बुक है, ठीक है, नई अभी लॉन्च नहीं हुई है। घर कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या अभी तक हमने कोई ऐसी बात पढ़ी है जिससे इस बात का फर्क पड़ता हो कि घर कौन से शहर में है? एचपी में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फिर दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू। बताओ, सबसे पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू लिख देता हूँ। कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.25 एंड 6 लाख। ओके, नेक्स्ट, क्या फेयर रेंट है? नहीं है। क्या म्युनिसिपल वैल्यू वो स्टैंडर्ड रेंट है? नहीं। एक्सपेक्टेड है? नहीं है। एक्चुअल है? नहीं है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये लो, जरूरत ही नहीं है। जीएवी निकाल के दे रखा है, तो बताओ क्या इसको छोड़ दें? अब हम लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, पर अब ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें जीएवी डायरेक्टली निकाल के दे रखी है। 1 लाख, 2.5 लाख, 1.8, 5 लाख, 8 लाख और 5 लाख। बोलो भाई, जीएवी तक तो बातें क्लियर है? अब क्या कम करूं मैं जीएवी में से? एनएवी पे पहुंचने के लिए जीएवी में से क्या कम करना होता है? एमटी, बिल्कुल ठीक है, एमटी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, बिल्कुल ठीक है। पहले घर की बात कर लेते हैं, सुनो भी ध्यान से। म्युनिसिपल टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 5,000 रुपए। सीवरेज टैक्स कुछ भी नहीं है, वाटर टैक्स कुछ भी नहीं है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी H1 की कोई जानकारी नहीं है। तो H1 का टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितना हो रहा है, बता सकते हैं आप? H1 का टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितना हो रहा है? 5,000 रुपए। तो ये लो जी 5,000, तो लेस कर दूं तो क्या 95,000 आ जाएगा। आगे चलते हैं। H2 10% म्युनिसिपल टैक्स है, 5% सीवरेज टैक्स है और 3% वाटर टैक्स है। क्या टोटल 18% टैक्स है क्या? सुन लो ध्यान से, क्या तीनों ही टैक्स म्युनिसिपल टैक्स की कैटेगरी में आते हैं? तीनों ही टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, सीवरेज टैक्स और वाटर टैक्स, क्या तीनों ही म्युनिसिपल टैक्स की कैटेगरी में आते हैं? हाँ, और टोटल हो रहा है 18%। ये 18% किसका लेना है ये बता दो। ये 18% किसका लेना है? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो क्या 36,000 रुपए ले लें हम? ठीक है, कम कर दो, 2.5 में से कम कर दो भाई। ठीक है, बोलो भाई, H2 तक कोई प्रॉब्लम किसी के? H2 तक कोई प्रॉब्लम किसी के? नहीं है। आ जाइए H3 में आ जाइए। हमें कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स 5%, ये 1,000 रुपए है और ये 5% है। तो पहले रुपए को छोड़ो, पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। टोटल कितना परसेंट हो गया? 10%। और ये 10% किसका होगा? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो कितना हो जाएगा? क्या ये 5% और ये 5% मिला के 10% 3 लाख का हो गया, 30,000? बोलो हाँ या ना? यस, प्लस ये 1,000 भी जोड़ देंगे उसमें हम, तो क्या अभी तक टोटल अमाउंट हमारा 31,000 हो गया क्या? किसी का डाउट है तो बोल देना। कुछ बच्चे बैकवर्ड बैठे हैं बैक बेंच पे, जवाब नहीं दे रहे हैं। विष्णु, प्रशांत,
अक्षिता, चंचल, चैनिका, दीपक, रिप्लाई नहीं आ रहा है, बोलो। H3 में 31,000 31,000 कैसे आया? ओके है? ठीक। अब नीचे देखो, एक बार ध्यान से सुनना। नीचे लिखा है इन केस ऑफ H3 म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा? 1993 टू 1819। क्या ये पुराने ईयर्स का म्युनिसिपल टैक्स है 2 लाख रुपए? क्या ये पुराने सालों का इंटरेस्ट है 2 लाख? और ये भी हमने इस साल पे कर दिया, तो बताओ क्या इसको भी लेस कर दूं? यस, इसको भी हम लेस कर देंगे, इसको भी हम लेस कर देंगे। डन। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा? लॉस आ जाएगा। कितना लॉस आ रहा है देखना, 51,000 का है। एनएवी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये सीधा लॉस होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। H4 की बात कर लेते हैं। H4 में 20%, 3% एंड 2%, क्या टोटल 25% हो गया? बोले, क्या 25% हो गया क्या टोटल? और 25% किसका? 4 लाख का, तो 1 लाख हो गया, तो बच गया 4 लाख। नीचे क्या लिखा है ये सुनो। 1,03,000 कहां से आया भाई? 1,03,000। हाँ, नीचे सुनो क्या लिखा है। नीचे लिखा है इन केस ऑफ H4 म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। क्या ये एडवांस हो गया? क्या ये एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स हो गया? तो एडवांस टैक्स को लेस नहीं करते हैं, बताया था। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स को लेस नहीं करते हैं, इसलिए 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, H5 पे आ जाओ। जोधपुर में है भाई 12% एंड 5%। पहले तो 17% निकालो, 4,25,000 का। 17% निकाल लो, 4,25,000 रुपए का। 72250 प्लस ये भी कर दूं 3750, 3750 भी कर देना। ओके, टोटल कितना हो गया? 76। तो 8 लाख में से कम कर दूं, कितना आता है? 624। यही आता है क्या? 724, सॉरी। ओके, चलो लास्ट हाउस देखते हैं। इटावा में 10% का म्युनिसिपल टैक्स है, तो कितना हो गया? 60, और 1,000 का पुराना है, तो 61,000। बोलो, एक बार मैंने बाहर लिखा है, क्या 61,000 म्युनिसिपल टैक्स हो रहा है क्या? पहले ये बताओ, क्या 61,000 म्युनिसिपल टैक्स हो रहा है क्या H6 में? यस। अब नीचे सुनो क्या लिखा है। इन केस ऑफ H6 all taxes charged by the municipality as paid by the to the extent of 80%। इनमें से पूरे का पेमेंट नहीं हुआ है। कितने का पेमेंट हुआ है? 80%। और उसमें से भी 50% ओनर ने दिया है और 30% टेनेंट ने दिया है। 50% ओनर ने और 30% टेनेंट ने। तो बताओ हमें कौन सा अलाउड होगा? बोलिए, हमें कौन सा अलाउड होगा और कितना होगा? हमें ये वाला होगा, तो अमाउंट कितना आएगा इसका? अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट कितना आएगा? यहाँ पे एक गलती है जो आप करोगे, मुझे पता है। चंचल कह रही है 30,500, और बोलो 30,500, और जल्दी जल्दी दे दो भैया रिप्लाई। एक रिप्लाई आया 30,500, बाकी किसी का है कोई अलग इससे? चलिए, बिल्कुल ठीक है, 30,500। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहे 61 में से 80% पे हुआ है, और 80 में से 50 इसने किया, 30 इसने किया।
अगर ये 50-50 करते तो फिर 80 का 50-50 होता, ठीक है, वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड होता। ये एकदम आसान है, टोटल 80 हुआ है जिसमें से 50 ओनर ने किया, 30 इसने किया, तो आप टोटल का 50% कर सकते हैं, दैट्स इट। लो जी, बोलो क्लियर है पॉइंट? बोलो भाई क्लियर है क्या? एनी डाउट किसी के? सर 50 ही क्यों? पेमेंट ओनर ने 50 किया ना, हम उतना ही लेस करते हैं जितना ओनर ने पे किया। देखो पेड बाय ओनर, ओनर ने 50 ही पे किया तो 50 लेस कर देंगे। हाँ जी, एनी डाउट्स? किसी के भी कोई डाउट हो तो बोल दो। हमने पहले वो थ्योरी अच्छे से समझ ली थी तो ये क्वेश्चन करना आसान रहा, वरना दिक्कत रहती। बोलो रहती या नहीं रहती? अगर हम पहले वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ते, सीधे क्वेश्चन पे आते, इतना पढ़ के कि म्युनिसिपल टैक्स को कम करना होता है, तो क्या हमें दिक्कत नहीं होती? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको होमवर्क में करना है। जो अभी हमने लोन लिखे थे ना वो वाले, इनमें से बताना है कि कौन सा लोन अलाउड है और कौन सा लोन अलाउड नहीं है। ओके, तो इलस्ट्रेशन 10 जो है वो आप मॉड्यूल डाउनलोड करके उससे करना, ये आपका होमवर्क है। ओके, फिर हम कल बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।